ग्रीनलैंड, बर्फ पर एक गठबंधन। ये सिर्फ कोई हेडलाइन नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सबसे ठंडे कोनों में से एक में खुल रही एक बहुत बड़ी, बहुत ही उलझी हुई जियोपॉलिटिकल पहेली है। जरा सोचिए, कड़ाके की ठंड, चारों तरफ सिर्फ बर्फ, और इसी बर्फीले वीराने में कुछ सैनिक उतरते हैं। कोई बहुत बड़ी सेना नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर जवान, लेकिन इनकी मौजूदगी ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये छोटी सी मल्टीनेशनल फोर्स दुनिया भर की हेडलाइंस में क्यों है? चलिए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन सैनिकों की। आखिर ये हैं कौन और इनका यहाँ होना इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है? देखिए, ये जो नंबर्स है ना, ये अपने आप में एक कहानी कहते हैं। फ्रांस से करीब 15 सैनिक, जर्मनी से 13 और बाकी देशों से तो देखिए बस गिने चुने लोग। तो एक बात तो साफ है, ये कोई हमला करने वाली आर्मी तो बिल्कुल नहीं है। ये एक डिप्लोमैटिक सिग्नल है, एक संदेश। सैन्य ताकत दिखाने से ज्यादा ये एकजुटता दिखाने की कोशिश है। ये सब हो रहा है ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस के तहत। इसे शुरू किया है डेनमार्क ने अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ मिलकर। लेकिन, और ये बात बहुत दिलचस्प है, ये ऑफिशियली कोई नाटो मिशन नहीं है। हाँ, ये देश नाटो के मेंबर जरूर हैं, लेकिन ये ऑपरेशन नाटो के फ्रेमवर्क से बाहर हो रहा है, और ये एक बहुत बहुत ही जरूरी फर्क है। तो फिर सवाल ये है कि ये सब अभी ही क्यों हो रहा है? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना होगा। देखिए, बात 2019 में शुरू हुई थी, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहली बार ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई थी। लेकिन तब ये बात आई गई हो गई। मामला अचानक गरमाया जनवरी 2026 में। अमेरिका ने वेनेजुएला में एक मिलिट्री इंटरवेंशन किया, और उसके ठीक 2 दिन बाद ट्रंप ने अपना फोकस वापस ग्रीनलैंड पर डाल दिया। और इस बार उन्होंने साफ कहा कि यह अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। इसके कुछ ही दिनों बाद व्हाइट हाउस में मीटिंग्स होती हैं और बूम, यूरोपियन सैनिक ग्रीनलैंड पहुंचना शुरू हो जाते हैं। मतलब साफ है, वेनेजुएला वाले एक्शन ने यूरोप को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ट्रंप की ये दिलचस्पी अब मजाक नहीं बल्कि एक असली खतरा है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए थे। उनका कहना था, अमेरिका को नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड चाहिए। ये उस गोल्डन डोम के लिए बहुत जरूरी है जिसे हम बना रहे हैं। तो यहाँ 2 बातें निकल कर आती हैं, एक तो नेशनल सिक्योरिटी का एंगल, और दूसरा ये गोल्डन डोम। ये एक प्रपोज्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, और इसकी कामयाबी के लिए ग्रीनलैंड की लोकेशन, उसकी जमीन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। तो चलिए अब मिलिट्री एक्शन से हटकर डिप्लोमेटिक फ्रंट पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये पूरा मामला 2 सहयोगियों के बीच एक बड़े टकराव में बदल गया। व्हाइट हाउस में एक हाई स्टेक मीटिंग हुई। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ डेनमार्क और ग्रीनलैंड के ऑफिशियल्स। मीटिंग बहुत तनाव भरी रही, और जैसा कि डेनमार्क के विदेश मंत्री ने बाद में बताया, ये एक फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट पर आकर बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। और ये जो गतिरोध है वो यहाँ बिल्कुल साफ नजर आता है। देखिए, अमेरिका का कहना है ये उनकी नेशनल सिक्योरिटी और गोल्डन डोम के लिए जरूरी है। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि इसे किसी न किसी तरह हासिल कर ही लेंगे। दूसरी तरफ डेनमार्क और ग्रीनलैंड का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। वो 1951 की एक ट्रीटी का हवाला दे रहे हैं, नेटो की सिक्योरिटी गारंटी की बात कर रहे हैं, और उनकी बॉटम लाइन है, हमारी संप्रभुता बिकाऊ नहीं है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। और इसी बढ़ते प्रेशर के जवाब में डेनमार्क ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने आर्कटिक के लिए अपने डिफेंस बजट में $4.2 बिलियन की भारी भरकम बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। ये एक साफ सिग्नल है कि वो अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए कितने सीरियस हैं। तो सवाल फिर वही है, आखिर बर्फ से ढकी इस विशाल जमीन में ऐसा क्या है जो ये अचानक ग्लोबल पावर स्ट्रगल का सेंटर बन गया है? क्या खास है ग्रीनलैंड में? स्ट्रैटेजिक लोकेशन तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी ग्रीनलैंड एक तरह से अनछुए संसाधनों का खजाना है। सोचिए, वहाँ आयरन ओर है, गोल्ड, यूरेनियम, तेल, ये सब तो है ही, लेकिन जो सबसे कीमती चीज़ है वो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यानी आरईज। ये वो मिनरल्स हैं जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर फाइटर जेट्स तक आज की हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जान है। और आपको अंदाज़ा देने के लिए बताऊं, सिर्फ एक जगह तनब्रिज डिपॉजिट में ही करीब 2,82,00,000 मेट्रिक टन रेयर अर्थ मिनरल्स होने का अनुमान है। ये इसे दुनिया का सबसे बड़ा, जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा भंडार बना सकता है। तो रिसोर्सेज तो हो गए, अब बात करते हैं इसकी जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की।
ये एक तरह से एक चौराहा है। यहीं पर अमेरिका का प्यूटिफिक स्पेस बेस है, जो मिसाइल अटैक के लिए क्रिटिकल अर्ली वार्निंग सिस्टम है। फिर जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, नए आर्कटिक शिपिंग रूट्स खुल रही हैं, और ग्रीनलैंड ठीक उनके बीच में बैठा है। और हाँ, नॉर्थ में रूस और चीन की एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए इससे बेहतर जगह कोई हो ही नहीं सकती। तो चलिए अब इन सारी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और वापस उन सैनिकों पर आते हैं जो इस बर्फीली जमीन पर मौजूद हैं। यूरोप का ये जो मूव है ना, इसे कुछ एक्सपर्ट्स ट्रांस अटलांटिक जूडो कह रहे हैं। ये कोई सीधी मिलिट्री चुनौती नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट डिप्लोमैटिक चाल है। जैसे जूडो में आप अपने विरोधी की ताकत को ही उसी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे ही यूरोपियन लीडर्स अमेरिका के वन साइडेड एक्शन की एनर्जी को एक मल्टीलैटरल, एक सहयोगी फ्रेमवर्क में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक तरह से कह रहे हैं, ठीक है, हम आपकी चिंता को समझते हैं, लेकिन उसका हल मिलकर काम करने में है, अकेले एक्शन लेने में नहीं। और इस पूरे खेल में एक और बड़ा प्लेयर है जो मौके का पूरा फायदा उठा रहा है, रूस। क्रेमलिन के करीबी मीडिया टाइकून कॉन्स्टेंटिन मालोफिएव का ये बयान देखिए। वो कहते हैं इसे सिर्फ रूस रोक सकता है, ग्रीनलैंड को, यूरोप को और एक मल्टीपोलर दुनिया को बचाने के लिए। मतलब वो खुलेआम यूरोप को ताना मार रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि वो अमेरिका के सामने खड़े नहीं हो सकते। तो इन सब के बीच सवाल ये है कि दुनिया का सबसे ताकतवर मिलिट्री अलायंस नेटो आखिर वो कहाँ खड़ा है? देखिए, सिचुएशन एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आकर अटक गई है। एक तरफ व्हाइट हाउस ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करने की अपनी जिद पर अड़ा है, दूसरी तरफ यूरोप ने एकजुटता तो दिखाई है, लेकिन ये सिर्फ एक सिंबॉलिक मूव है। इसमें अमेरिका को रोकने की असली मिलिट्री ताकत नहीं है। सवरेनिटी को लेकर जो बेसिक डिसएग्रीमेंट है, वो जस का तस बना हुआ है, और ये नेटो के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है। सोचिए, अलायंस का सबसे मजबूत मेंबर ही एक फाउंडिंग मेंबर के खिलाफ खड़ा हो गया है। ये तो पूरे गठबंधन की बुनियाद को ही हिला देने वाली बात। और यही बात हमें इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर ले आती है। क्या कोई अलायंस, कोई गठबंधन तब जिंदा रह सकता है जब उसका सबसे ताकतवर मेंबर ही किसी दूसरे मेंबर की संप्रभुता के लिए खतरा बन जाए? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त देगा, और यही जवाब ट्रांस अटलांटिक रिश्तों का भविष्य तय करेगा।